नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट 31 जनवरी 2021 के लिए जैसे कि प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं, तो इससे पहले हमने 15 प्रश्न देखे थे इसी सेट के पर्यावरण अध्ययन के। पिछला वाला वीडियो साइड में आई बटन में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जो है वो देख सकते हैं। आज हम देखेंगे बाकी बचे 15 प्रश्न जो पर्यावरण पोर्शन है उसके, जिसमें आपके पेडागोजी सेक्शन और कुछ एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 76 से। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, आपको बताना है। पहला कह रहा है कि पर्यावरण के संदर्भ में ही बताना है आपको कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना वांछनीय गतिविधि है, नहीं पूछा गया है। दूसरा कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाएं जो हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो बच्चों को देने के लिए तो आप प्रेरित नहीं करेंगे, दूसरा तो कट जाएगा। तीसरा कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के जो 6 प्रकरण हैं उनका रेखीय आयोजन, तो रेखीय आयोजन भी आपका किसी प्रकार से गतिविधि में नहीं आएगा और केवल पाठ्य पुस्तक यहाँ पर लिमिट तय की गई है केवल, तो ऐसे ही कट जाएगा। पहले मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। बचा पहला ऑप्शन, यही बिल्कुल सही हो जाएगा कि विभिन्न कक्षाओं के जो बहुसांस्कृतिक क्षेत्र हैं उनको संबोधित करना। संबोधित करने से एक क्रियाकलाप का रूप भी होगा, छात्र भी इंटरेस्ट लेंगे उनमें, नई नई एक्टिविटी करने से सृजनात्मक और अन्य गुण भी पैदा होंगे। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला 77 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। पहला कह रहा है कि बच्चों का सक्रिय भाग लेना। दूसरा कह रहा है कि बच्चों के समुदाय के सदस्य। तीसरा कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। और चौथा कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो बताना है आपको कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण ए, बी और सी तीनों हैं, केवल ए और सी है, ए, सी और डी है, या फिर केवल सी है। इस प्रकार से पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो बच्चों का सक्रिय भाग लेना बिल्कुल जरूरी होता है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। बच्चों के समुदाय के सदस्य भी आपके इसमें शामिल होंगे, तो बी भी आपका बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों की बात करते हैं, ये भी ज्ञान की जो रचना है उसमें महत्वपूर्ण होता है, तो सी भी होगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक जो है उसमें दी गई व्याख्या और परिभाषा, व्याख्या और परिभाषा रटने के संदर्भ में आ जाएगा, तो डी ऑप्शन कट जाएगा। पहला वाला ऑप्शन ए, बी और सी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंग्लिश वाला पोर्शन भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। 78 प्रश्न कह रहा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृतांत, कहानियां, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, और चौथा कह रहा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो बताना आपको है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से किससे जोड़ा जा सकता है, ए, सी और डी, केवल ए और बी, या फिर सी और डी, या फिर ए, बी, सी तीनों से। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो वृत्तांत आपका बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, कहानियां एक इंटरेस्ट का रूप होता है, बच्चे उससे जुड़ते हैं, तो आपका ए और बी तो बिल्कुल सही है। शिक्षक के द्वारा जो अवधारणाएं हैं उनकी व्याख्या से आप नहीं जोड़ेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे बच्चे। चौथा कह रहा है कि शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, तो प्रदर्शन तक तो ठीक है पर व्याख्या भी जोड़ दिया गया, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। ए और बी वाला आपका बिल्कुल सही है, और इसको लेकर के आपका ऑप्शन दूसरा वाला दे रखा है केवल ए और बी, ये वाला जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 79। प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य जो है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चों में सृजनात्मकता यानी जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप करना, उसका विकास करना। दूसरा कह रहा है बच्चों में अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन और रचना जो कौशल हैं, डिजाइन स्किल्स हैं, उनका विकास करना। तीसरा कह रहा है कि बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, सेंस। इस प्रकार से एबीसी दे रखे हैं। बताना आपको है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन करना और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य इनमें से क्या होता है। केवल पहला होता है, ए और सी होगा, केवल बी होगा, या फिर ए, बी, सी तीनों होगा।
इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका तीनों ही बिल्कुल सही है, ए, बी, सी। चौथा वाला आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। एक बार चाहें तो आप प्रश्न को देख भी सकते हैं। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ही रखी जाती है आपकी, तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा भी बच्चों में अवलोकन और जो रचना कौशल है ये तो बताया ही है मैंने, और बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास ये भी आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों ही आपके हो जाएँगे। अगला प्रश्न देखते हैं 80। प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। इतना प्रश्न पढ़ा। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि पहले कह रहा है कि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। दूसरा कह रहा है कि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। तीसरा कह रहा है कि समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। और चौथा कह रहा है कि समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में भी सहायता करता है। तो इस प्रकार से बताना है आपको कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। इसका रीजन क्या होता है? वैसे आप इस चीज को स्वयं से भी देखते हैं कि किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी कराई जाती है तो ग्रुप में ही कराई जाती है, इंडिविजुअल ना प्रेफरेंस देकर ग्रुप में कराई जाती है। तो ऑप्शन पहला कह रहा है ए और डी, ऑप्शन दूसरा कह रहा है बी और डी, तीसरा कह रहा है बी और सी, और चौथा कह रहा है केवल सी और डी। तो कौन सा इन चारों में सही होगा? तो आपका बात करते हैं आंसर की। तीसरा वाला ऑप्शन बी और सी वाला सही होगा। बी वाला क्या है कि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। मतलब कहने का क्या है, जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि ग्रुप में कोई वर्क होता है तो कोई चीज आपको नहीं आ रही होती है तो आपके साथ वाला होता है वो आपको बता देता है। कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप टीचर से ना पूछकर अपने जो मित्र हैं उनसे पूछते हैं, उनसे सीखते हैं। तो उसी को यहाँ पर बात थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया गया है कि सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है जब समूह की बात आती है। और सी वाला ऑप्शन भी सही था कि समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को भी बेहतर करता है। एक दूसरे से बच्चे जुड़ते हैं, अपने विचारों को रखते हैं। तो बी और सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ए वाला तो बिल्कुल गलत है। अनुशासनहीनता को रोकने का कहाँ से सेंस यहाँ तो बिल्कुल नहीं बनता है। और पाठ्यक्रम को पूरा कराना कभी भी लक्ष्य नहीं होता है। बच्चों को उनसे सीखना चाहिए, बच्चों को सिखाना लक्ष्य होता है, पाठ्यक्रम को पूरा करना नहीं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 81। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस जो है वो कराए जाते रहें। 81 प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? सीखने की बात की जा रही है, पर्यावरण अध्ययन को सबसे प्रभावशाली संसाधन के बारे में पूछा गया है। ए ऑप्शन कह रहा है परिवार के सदस्य, बी ऑप्शन कह रहा है समुदाय के सदस्य, सी ऑप्शन कह रहा है समाचार पत्र, और डी ऑप्शन कह रहा है कक्षा। तो बताना है आपको केवल डी, केवल सी और डी, ए, बी और सी तीनों, या फिर केवल ए और बी। आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन जो है कौन सा होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला ए, बी और सी ये तीनों ही बिल्कुल सही होंगे। डी को छोड़कर कक्षा को आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र ये तीनों प्रभावशाली संसाधन पर्यावरण अध्ययन को सीखने के रूप में जो है वो आएंगे। तो तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 82 प्रश्न। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय यानी कि ग्लोबल टू लोकल, अमूर्त से मूर्त यानी कि अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, अज्ञात से ज्ञात यानी कि अननोन टू नोन, ज्ञात से अज्ञात यानी कि नोन टू अननोन। तो इस प्रकार से बताना है आपको कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण जो है वो होता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की, तो आपका चौथा ऑप्शन ज्ञात से अज्ञात जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
ज्ञात से अज्ञात को हम समझते हैं, जैसे कि आपको सौरमंडल जो है वो पढ़ाना है किसी भी शिक्षक को, तो शिक्षक को क्या सबसे पहले देखना होगा कि आपको क्या आता है, आपकी नॉलेज जो है कहाँ तक है। तो सौरमंडल को पढ़ाने से पहले उसने देखा कि आपकी समझ जो ग्रह हैं या उपग्रह हैं या फिर और जो उससे संबंधित छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनसे संबंधित आपका जो टॉपिक है वो क्लियर है कि नहीं, उससे जोड़ते हुए उसने अज्ञात चीज़ों की ओर बढ़ा, तब वो सौरमंडल टॉपिक की ओर बढ़ा, ताकि आप क्या करें, उस चीज़ से कनेक्ट कर पाएँ। तो ये तरीका पर्यावरण अध्ययन में जो है वो यूज़ किया जाता है। चौथा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 83 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, आपको बताना है। रचनात्मक आकलन को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है पोर्टफोलियो, दूसरा कह रहा है क्रम निर्धारण मापनी, तीसरा कह रहा है वर्णन अभिलेख और चौथा कह रहा है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा नहीं है साधन। प्रश्न में जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं आपसे कहा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन जो नहीं है वो आपका होगा चौथा वाला ऑप्शन, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। इसके माध्यम से आप रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो नहीं करेंगे, बाकी पहला दूसरा तीसरा जो है वो सही है। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 84। तो प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। चार ऑप्शन है। पहला कह रहा है कि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। दूसरा कह रहा है कि कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा उस पर चर्चा करना। तीसरा कह रहा है आकलन के संकेतक जो है उनका उपयोग करना। और चौथा कह रहा है कि बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तो प्रश्न को ध्यान से समझिए, कह रहा है कि किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, ये आपको बताना है, यानी कि उपयोग नहीं करना चाहिए। दूर करने का मतलब उसका उपयोग बच्चों के आकलन में नहीं करना चाहिए। तो देखिए, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन आप करते हैं, आकलन के जो संकेतक हैं उनका भी यूज़ करते हैं। कक्षा 5 के जो ईवीएस पाठ्य पुस्तक है, उसमें लास्ट में लिखा रहता है आज हमने क्या सीखा, इसको रखा इसलिए जाता है कि उस पर चर्चा हो, बच्चे ने क्या सीखा और चीज़ों से वो जोड़ सके। तो दूसरा बिल्कुल सही है, पर पहला वाला आपका गलत है कि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आप आकलन नहीं करते हैं। मतलब ये नहीं कहते हैं कि उसका ये गलत है, उसे प्रोत्साहित करना मेन उद्देश्य होता है, उसे गलत ठहराना मेन उद्देश्य नहीं होता है। इसीलिए बच्चों के आकलन में सही या गलत में आंकना उत्तरों को ये जो है आपका दूर करना चाहिए पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में, यही आपसे पूछा गया था। 85 प्रश्न देखते हैं कि एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन जो है वो करती है। इस टाइप से मैंने प्रश्न कर दिया कि चारों ऑप्शन तक लगभग देख सकें आप। तो एक कक्षा 5 की शिक्षक जो है वो एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती हैं, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती हैं, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती हैं, या फिर बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित जो प्रश्न हैं, उनको घर से करने को प्रेरित करती हैं। तो बताना है आपको कि कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिससे वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। तो इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, यदि शिक्षक इनमें से कौन सा होगा। आंसर की बात करते हैं, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा
और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। तो मेन उद्देश्य क्या है कि सबसे पहले तो छात्र देखें, अवलोकन करें, अवलोकन करने का भी एक गुण होता है, तो वो भी उनमें आ रहा है। फिर उसके बाद उसके संबंध में क्या उन्होंने अनुभव प्राप्त किया वो साझा करें, कितनी देर में चींटियां आई या नहीं आई, तो वो सारे अनुभव जो हैं वो भी साझा कर रहे हैं, वो भी इसमें आ रहा है और उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये तीनों ही चीजें इसी को लेकर प्रेरित जो है वो शिक्षक करना चाहता है। यही आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। 86 प्रश्न देखते हैं कि नीचे दी गई जो सूची है इस पर जो है वो विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली और इसी प्रकार इसमें एक सेंटेंस दे दिया गया है कि इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। भिन्न आपको छांटना है, मछली, कौवा, घड़ियाल या कछुआ में से कौन सा जो है वो भिन्न होगा। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो स्पष्ट तौर पर आपको अंतर समझ में आ रहा है और यही मैंने शायद पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था कि आपको बताना था। तो देखिए मछली जो है जल से संबंधित है, कौवा जो है आकाश से संबंधित है, घड़ियाल भी आपका जल से संबंधित है और कछुआ भी। तो आपका भिन्न आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर दूसरा वाला कौवा जो है वो सही हो जाएगा। बाकी सभी जल में रहने वाले या जल से संबंधित कुछ भी कह लीजिए, आपका दूसरा ऑप्शन ही सही होगा। 87 प्रश्न देखते हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। एक तरफ शहर राज्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ अत्यधिक पसंद का भोजन दे रखा है। तो हांगकांग, केरल, कश्मीर, गोवा इस टाइप से है। उधर अत्यधिक पसंद का भोजन दे रखा है कि किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका, इसी प्रकार सरसों के तेल में बनी मछली, इसी प्रकार नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, इसी प्रकार छोले भटूरे और इसी प्रकार पकाया हुआ सांप। और नीचे आपको कॉलम का जो मिलान है वो करना है। थोड़ा सा अच्छा जूम आउट कर देते हैं ताकि प्रश्न के साथ साथ आपको ऑप्शन भी दिखते रहें। तो बताइए ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से कौन सा जो है किससे मैच होगा और कौन सा जो है वो सही होगा। 87 नंबर आपका जो है ये प्रश्न है। तो चलिए बात करते हैं मैचिंग की और साथ ही साथ आंसर को भी देखते चलेंगे। तब तक आप सोचिए, दिमाग चलाइए। देखिए हांगकांग की अगर बात करें तो हांगकांग में जो है आपका सांप खाया जाता है। तो पकाया हुआ सांप जो आपका पांचवा वाला ऑप्शन है इससे ये मैच कर जाएगा। और इसे किस नाम से जाना जाता है हांगकांग में? तो लिंग हु फेन के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो ए ऑप्शन का पांचवा मैच करेगा। तो चौथा वाला ऑप्शन तो कट जाएगा आपका, क्योंकि ए में पांचवा मैच जो है पहले दूसरे तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। फिर बात करते हैं केरल की। तो केरल जो है आपका संबंधित होगा किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, यानी कि पहले वाले ऑप्शन से मैच करेगा। और जो ये आपका टैपियोका एक प्रकार का फल होता है जिसे बॉयल करके जो है वो खाया जाता है। तो सी वाला ऑप्शन पहले से मैच करेगा। तो पहले वाले बी वाला मतलब बी वाला ऑप्शन, सी वाला नहीं, मैंने यहाँ पर मैच केरल जो है आपका पहले से मैच करेगा। तो देखिए दूसरे में ही केवल बी का पहले से मैच हो रहा है, ना तो पहले में हो रहा है ना तो तीसरे में हो रहा है। तो आगे ऑप्शन चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पर आगे भी देख लेते हैं। सी वाला मैच करेगा दूसरे से, यानी कि जो कश्मीर है वो मैच करेगा सरसों के तेल में बनी मछली से। और बचा गोवा जो कि आपका मैच करेगा तीसरे वाले से, यानी कि नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। कश्मीर जो है उसका आपको सरसों के तेल में करके भी ऑप्शन, कहने का मतलब यह है कि कश्मीर में आपका सरसों के तेल में बनी मछली ऑप्शन रहता है और जो गोवा है वो नारियल के तेल में। तो इन दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, थोड़ा सा ही अंतर है। गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाई जाती है और कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। और झींगा मछली आपकी यदि पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बिहार जो है उसमें लिट्टी चोखा आपका फेमस है। गुजरात में जो है वो ढोकला फेमस है। छत्तीसगढ़ में जो है लाल चीटी की चटनी खाई फेमस है या खाई जाती है, कुछ भी आप कह लीजिए, मतलब याद रखिएगा इन राज्यों से संबंधित है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है, यहाँ पर दूसरा वाला प्रश्न सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 88 देखते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या फिर मैना। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल सही होगा। मैना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो मैना है वो
आपका अपनी गर्दन आगे पीछे जो है झटके से मैना जो है वो करती है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। 89 प्रश्न देखते हैं कि घरों के नीचे दिए गए विवरण दे रखे हैं। पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन और ए बी सी करके दे रखा है और नीचे लिखा है कौन से सही कथन है। तो पहले पढ़ लीजिए ध्यान से, फिर नीचे हम प्रश्न ऑप्शन को देखेंगे कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घर जो हैं उनकी जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों की होती हैं, उसमें रहते हैं। बी कह रहा है कि मनाली हिमाचल प्रदेश में घर जो है वो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। और सी कह रहा है कि लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। अब बताना है ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए और सी सही है, या फिर केवल और केवल सी सही है। तो घरों के विवरण के संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन ए बी सी में कौन सा सही है? तो आपका ए वाला बिल्कुल सही है और आपका सी वाला, यानी आंसर आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा, ए और सी वाला। तो ए और सी पढ़ लेते हैं एक बार कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों, उनकी जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों की होती हैं, इसमें रहते हैं। और राजस्थान से संबंधित आपको याद रखना है कि यहाँ पर बारिश कम होती है और घर की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, मिट्टी की होती हैं और साथ ही बहुत मोटी होती हैं और छतें कटीली झाड़ियों से ढकी होती हैं। फिर मनाली यहाँ पर जो दे रखा है वो गलत दे रखा है। तो मनाली की अगर बात करें तो यहाँ पर इलाका जो है पहाड़ी इलाका होता है, तो बर्फ और बारिश दोनों देखने को मिलती है यहाँ पर। और जो मकान होते हैं वो खंभों पर नहीं बनाए जाते हैं, मकान यहाँ पर पत्थर या लकड़ी के होते हैं। तो ये आपका पहाड़ी इलाका लगता है, मकान पत्थर या लकड़ी के मनाली में होते हैं। सी वाला ऑप्शन लेह से संबंधित, तो इसमें पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को जो है वो रखते हैं। तो सी वाला भी आपका सही है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन तीसरा वाला ए और सी जो है वो सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे हुए समाप्त। देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम पूछेंगे आपसे भी। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, आप सभी का वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। 90 प्रश्न कह रहा है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। और सी कह रहा है कि इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है और इनसे इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और डी कह रहा है कि किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। तो सही कौन से हैं? ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, सी डी ए सही है, या फिर ए बी डी सही है? तो तीन इनमें से कोई सही है और एक कोई गलत है, वो आपको छांटना है और उस आधार पर आंसर जो है आपको बताना है। तो चलिए बात करते हैं कौन सा सही होगा। तो पहला वाला तो आपका बिल्कुल सही है कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं और यह एक दिन में 2 से 4 घंटे जो है वो सोते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 2 से 4 घंटे सोने को संदर्भ में। बी कह रहे हैं एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो जो है पत्तियां या उससे अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा जाता है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि एक दिन में एक बड़ा हाथी आपका 100 किलो पत्तियां जो है वो खा सकता है। तो ये जो डाटा है वो एज इट इज आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ऐसे ही पूछा जाता है तो आपको रटा होगा, तभी आप उसमें अंतर कर पाएंगे। सी कह रहा है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, बिल्कुल आपका सही है, और इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो यही इसका रीजन भी है, पानी और कीचड़ से खेलना इनको पसंद है। डी कह रहा है कि किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस एनसीईआरटी में ही संबंध में है। तो आपका जो हाथी है उनको पसीना नहीं आता, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ केला इनको बहुत पसंद होता है, ये आपको याद रखना होगा। हाथी जो है वो 14 से 15 साल तक उस झुंड में रहता है जिसमें हथिनी झुंड की नेता होती है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। और 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलो होता है, ये भी साथ में याद रखना पड़ेगा। आपके एनसीईआरटी में नंदू हाथी की कहानी जो है
कक्षा 4 की जो बुक है एनसीईआरटी की, इस नाम से है नंदू हाथी की कहानी, उसी में ये सारी चीज़ें जो है वो दे रखी हैं। वैसे आपको मैंने पहले ही कहा था एनसीईआरटी को अगर आप अच्छे से पढ़ लें, तो फिर कहीं से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आया और उन सबको छाँट के मैंने 6 वीडियो में ऑलरेडी करा रखा है एनसीईआरटी, नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, उसके बाहर से कोई प्रश्न कभी नहीं आता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला नहीं सही था, तो सी, डी, ए वाला तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं आपके लिए प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपके लिए प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो निसीम शब्द में कौन-सी संधि होगी? इसके आगे के प्रश्न हिंदी के हैं, इसलिए वहीं से हमने प्रश्न पूछा है। स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, विसर्ग होगी या दीर्घ? इन चारों ऑप्शन में कौन-सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। सीटेट की लाइव टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे, तो लाइव आकर आप वीडियो देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और सुपर टेट की इस समय शाम के 8 बजे के लिए चल रही, तो उसकी भी प्रैक्टिस लाइव आकर आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। टोटल 15 प्रश्न में से आप कितने कर पाए सही, वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।